ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था, एक मिरर M2 और इधर एक मिरर M1 और यहां पर बीम स्प्लिटर था। इस पर आप एक लाइट डाला और ये लाइट दो लाइट में टूटा। एक गया मिरर M2 की तरफ, मिरर M2 की तरफ गया और वहां से रिफ्लेक्ट हुआ और फिर इधर आया टेलीस्कोप की तरफ। एक लाइट इधर गया था, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और ये भी मिरर, ये टेलीस्कोप की तरफ गया। और इस पूरे एपरेटस को अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। और अर्थ का वेलोसिटी हम लोग माना ईथर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, वेलोसिटी ऑफ अर्थ u एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ईथर के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं हम लोग, अर्थ पर बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखो हम लोग को करना क्या है, ये जो दो ओवरलैपिंग बीम है, इस दोनों के बीच का पहले टाइम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये जो लाइट इधर गया, फिर यहां से यहां आया, फिर इधर गया, इसको कितना टाइम लगा। ये लाइट जो यहां से यहां गया, फिर यहां आया और इधर गया, इसको कितना टाइम लगा। पहले टाइम फाइंड करेंगे इस दोनों लाइट को, यहां से यहां जाना, फिर यहां आना, फिर इधर जाना। बस यहीं तक बात करेंगे। यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसमें क्या टाइम लगा। और ये इस लाइट को यहां से यहां, फिर यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा। इस प्लेट को जी से डिनोट किया था। तो फर्स्ट वी फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम, अभी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को खाली देखो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब वो कर लेंगे तब इस बात को पता चलेगा कि क्यों किया जा रहा है ये काम। ये इंटरफेरोमीटर वैक्यूम को हम लोग एक मीडियम माना और उसका नाम ईथर मीडियम रखा। वैसे ईथर बोलते हैं, ईथर मीडियम स्पेलिंग स्टार्ट होता है ए से स्टार्ट होता है, लेकिन ईथर मीडियम बोलते हैं। और उसी को एब्सोल्यूट इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम मानना है आपको। और किसी भी चीज का वेलोसिटी जब देते हो, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हो, जैसे लाइट का वेलोसिटी बोलते हो, अर्थ का वेलोसिटी बोलते हो, वह उस समय किसके रिस्पेक्ट में है वो वैल्यू, ये बात नहीं किया जाता है। तो लोग माना कि ये सब जो वैल्यू है, लाइट का वेलोसिटी, अर्थ का वेलोसिटी, उसी ईथर मीडियम के रिस्पेक्ट में है। वही एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम है। अब उस फ्रेम का डिटेक्शन, क्या वो फ्रेम है भी कि नहीं है, ये जो एजम्पशन है कि एक ईथर मीडियम के रिस्पेक्ट में ये लाइट का वेलोसिटी है या अर्थ का वेलोसिटी है, ये बात सही है कि नहीं, इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। अब कैसे ये टेस्ट होगा नहीं होगा, पहले कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर अब फोकस करना है आपको। क्यों यही काम कर रहे हैं उस मीडियम को टेस्ट करने के लिए, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले अभी आप भूल जाओ कि ये एक्सपेरिमेंट किस लिए है, क्यों है। बस आपको खाली फोकस करना है कि ये जो दो बीम है, यहाँ से यहाँ आया, उसमें क्या टाइम लगा। इस बीम को यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में क्या टाइम लगा। फिर टाइम डिफरेंस फाइंड करेंगे इस दोनों ओवरलैपिंग बीम के बीच, और टाइम डिफरेंस निकलेगा तो फिर इस दोनों ओवरलैपिंग बीम के बीच का पाथ डिफरेंस निकलेगा। फिर क्या सब होता है देखते हैं आगे। लेकिन अभी आप ये लिख लिया था ना।
तो टाइम निकालते हैं और क्या लिख रहे थे यहाँ पर, कहां तक लिखे थे? फर्स्ट वी फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट, बस इतना ही ना? बोलो क्या लिखा था यहाँ पर? फर्स्ट वी time taken by light on taken by टाइम टेकन बाय लाइट ongoing form या तक लिखाए थे सर। ऑन गोइंग फ्रॉम G to M1, G से M1 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन कैलकुलेट कर रहा है? वो साइंटिस्ट माइकलसन मोरली कैलकुलेट कर रहा है, अर्थ पर बैठ के कैलकुलेट कर रहा है वो इस टाइम को, यहां से यहां तक जाने वाला टाइम को। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइट का वेलोसिटी निकालना होगा। अर्थ वाला ऑब्जर्वर अर्थ पर बैठ के ये टाइम मेजर करने जा रहा है, तो लाइट का वेलोसिटी भी चाहिए अर्थ वाले के रिस्पेक्ट में। इसके लिए आपको निकालना होगा फॉर इट वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फाइंड करना होगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइट का वेलोसिटी कितना है ये फाइंड करना होगा। लाइट तो इधर जा रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि डायरेक्शन लाइट का इधर है। अब मैग्नीट्यूड कितना है उस लाइट का वेलोसिटी? अरे सी तो इथर के रिस्पेक्ट में सी है, अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइट का वेलोसिटी सी नहीं होगा, यदि न्यूटन का बात को सही माने तो। न्यूटन तो बोला अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है, तो अभी तक न्यूटने का बात यूज करेंगे कि इथर के रिस्पेक्ट में सी है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ऑन गोइंग फ्रॉम G टू M1, फिर M1 टू G आएगा लाइट, तो उस समय कुछ और होगा। और ये एपरेटस सपोज करो इथर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, पूरे ये यानी अर्थ इथर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो पूरा एपरेटस भी अर्थे पर रखा हुआ है, वो भी इथर के रिस्पेक्ट में उधर ही जाएगा। लाइट भी इधर जा रहा है, तो हमको लाइट का वेलोसिटी चाहिए अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एल लाइट ई अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ए इथर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए इथर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो ये टेक्निक है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ई जो अर्थ समझना इसको, एक एल लाइट समझना इसको, और एक ए जो ए इथर समझना। तो आपको अभी लाइट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में इक्वल टू लाइट का इथर मीडियम के रिस्पेक्ट में प्लस इथर मीडियम का अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये टेक्निक है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये 11 लेवल में भी ये टेक्निक आप पढ़े होंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको अर्थ का वेलोसिटी दिया हुआ है इथर के रिस्पेक्ट में, लेकिन जरूरत पड़ रहा है इथर का अर्थ के रिस्पेक्ट में। देखो लैंग्वेज में इसको क्या बोलोगे, इस रिलेशन को लैंग्वेज में क्या रिलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर with respect to ether plus velocity of ether with respect to earth। ये इसको लैंग्वेज में ये रीड करना है इस इक्वेशन को। लेकिन आप यहां पर देखिए ईथर का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में गिवन ऐसे नहीं है,
गिवन है अर्थ का ईथर के रिस्पेक्ट में, ये यू जो था ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ अर्थ था, वेलोसिटी ऑफ अर्थ था ईथर के रिस्पेक्ट में। देखिए ये दो सिंबल में क्लियर रहना, सी क्या था, सी था वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, और यू क्या था, यू था वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। तो गिवन है आपका अर्थ का ईथर के रिस्पेक्ट में, लेकिन जरूरत पड़ रहा है यहां पर किसका, ईथर का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसको उल्टेंगे आप ई को इधर कर लेना, ए को इधर कर लेना, ई को इधर करोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। यदि यहां का ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो पीछे का साइन भी चेंज कर लेना है। अब आप देखिए लाइट का ईथर के रिस्पेक्ट में सी है, माइनस ईथर अर्थ का ईथर के रिस्पेक्ट में यू है, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्योंकि देखो अर्थ पर वाला ऑब्जर्वर उस टाइम को कैलकुलेट करेगा, तो वो तो अपने रिस्पेक्ट में ना वेलोसिटी निकालेगा लाइट का। आपको मेजर करना है ये टाइम, यहां से यहां तक लाइट को जाने वाला टाइम, तो आप अपने रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लाइट कर लीजिए। शुरू में आप सी को ईथर के रिस्पेक्ट में माना था लाइट का, यू को ईथर के रिस्पेक्ट में माना था अर्थ का, लेकिन काम कर रहे हो अर्थ पर बैठ के तो सब कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो लाइट का वेलोसिटी भी अर्थ के रिस्पेक्ट में। और थोड़ा एक एजम्पशन कि हम लोग अर्थ को इस दिशा में जाते हुए मान रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ इधर जा रहा है यू वेलोसिटी से, तो ये एपरेटस अर्थे पर रखा हुआ है, तो ये एपरेटस भी यू वेलोसिटी से चलेगा ईथर के रिस्पेक्ट में। तो ये हुआ वेक्टर फॉर्म में। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि बात करें तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, उस डायरेक्शन को, तो c इंटू आई कैप लिखोगे, और u का भी डायरेक्शन उधरे है तो u इंटू आई कैप, यानी c माइनस यू इंटू आई कैप, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे आप तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये आया c माइनस यू, ये लाइट का वेलोसिटी आया अर्थ के रिस्पेक्ट में कब, जब लाइट g से m1 की तरफ जा रहा है। इसको ऑनवर्ड जर्नी बोलो लाइट का। तो ऑनवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगेगा, लाइट को m1 तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ये डिस्टेंस l था, ये डिस्टेंस l मानिए, स्मॉल l मानो, कंफ्यूज करोगे आप। इस बीम स्प्लिटर से मिरर का दूरी यदि l है तो टाइम लगेगा लाइट को कितना, हेंस टाइम टेकन बाय लाइट, हेंस टाइम टेकन बाय लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम G to M1, ये इस टाइम को, ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ये लाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया l और वेलोसिटी था c माइनस यू अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये टाइम लगा। अब लाइट जब m1 से g आएगा रिफ्लेक्ट होके, उस समय उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए उस समय का क्या वेलोसिटी होगा लाइट का, सर इधर आई कैप कैसे आया, फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए। इस दिशा को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिए,
इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो लाइट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर आई कैप होता है ना। हाँ सर। तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा। वेक्टर सी था तो वेक्टर फॉर्म वेक्टर में। सी को सी इंटू आई कैप लिख सकते हैं ना। हाँ। आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है प्लस आई कैप से। तो सी का भी वही ओके डायरेक्शन सर। था, यू का भी वही था। अच्छा, नाउ फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट on going from M1 to G, M1 से G तो पहले वेलोसिटी निकालना होगा M1 to G आने में। M1 to G आने में लाइट का क्या वेलोसिटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में। अरे C है ईथर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइट का वेलोसिटी निकालना है। तो यही रिलेशन, अभी जो रिलेशन हम लोग किया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। ये जो रिलेशन अभी किया था C माइनस यू, यही रिलेशन यहाँ पर भी यूज होगा, लेकिन बस होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। अभी C का डायरेक्शन इधर है, लाइट इधर आ रहा है, तो लाइट इधर आ रहा है तो इसमें माइनस आई कैप लगाओगे। निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइट आ रहा है तो माइनस आई कैप लगाओगे अभी C में। लेकिन U का डायरेक्शन तो अभी भी उधर ही है, अर्थ तो उधर ही मूव कर रहा है। ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ अभी भी उधर मूव कर रहा है, लेकिन लाइट अभी इधर मूव कर रहा है। माइनस यू आई कैप, यानी ये हो जा रहा है माइनस C प्लस यू इंटू आई कैप वेक्टर फॉर्म में। लेकिन फिर इसका मैग्नीट्यूड लोगे इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, इस निगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा और आई कैप को भी हटा देगा। तो ये हुआ वेलोसिटी। जब M1 टू G आ रहा है लाइट, उस समय लाइट का वेलोसिटी हुआ ये अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो टाइम कितना लगेगा, अभी भी डिस्टेंस तो L ही ट्रेवल करना है, तो अब इस केस में टाइम लगेगा L बाई इतना। इसलिए टाइम इस केस में टाइम लगेगा, टाइम ऑन गोइंग फ्रॉम M1 टू G, ये L बाई C प्लस यू। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां जाने में प्लस यहां से आने में, दोनों टाइम को ऐड कर दो। इसलिए टोटल टाइम टेकन बाय लाइट on going from G to M1 and back to G, इसको T1 से डिनोट कीजिए। इस टाइम को T1 से डिनोट कर दो। तो ये टाइम हो जाएगा कितना आपका, दोनों टाइम का सम। एक आया था L बाई C माइनस यू और एक आया है L बाई C प्लस यू। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके रख लो। C माइनस यू एंड C प्लस यू का LCM हो जाएगा C स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये L तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर C प्लस यू प्लस C माइनस यू, ये U कैंसिल, 2C ये आ रहा है यहाँ पर 2LC बाई C स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
ये ऐसे रहने दीजिए इस टाइम को। अब इधर जो लाइट गया है M2 की तरफ, अब फिर M2 से रिटर्न हुआ, ये टाइम चले निकालने। ये तो इस डायरेक्शन वाला हुआ, इस लाइट को वहां से यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ तक आने में ये टाइम। अब इस लाइट को यहाँ से यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम है वो निकालेंगे। नाउ फाइंड, मिटा दे इसको। नाउ फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट, time taken by light on going from G to M2. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी चाहिए, लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। डायरेक्शन तो देखिए रहे हो, डायरेक्शन तो इधर है, अर्थ के नजर में लाइट का डायरेक्शन तो इधर है तो दिख रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उस लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो फाइंड करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे हम लोग 11 में, वेक्टर चैप्टर में, उसका यूज है। देखिए ये जो है ना, ये लाइट जा रहा है G2M1, G2M1, ये तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये डायरेक्शन तो दिख रहा है लाइट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा नहीं पता। G2M2 ना सर? G2M2 डायरेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेक्टर का यूज है। देखो ये जो रिलेशन हम लोग निकाला था, लाइट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में बराबर लाइट का ईथर के रिस्पेक्ट में या प्लस ईथर का अर्थ के रिस्पेक्ट में, यहां पर थोड़ा उलट दिए थे, यहां अर्थ के रिस्पेक्ट में ईथर का, तो यहां साइन चेंज हो गया था। ये है C और ये है U, लेकिन U का डायरेक्शन तो हम सबको देख रहे हैं कि U का डायरेक्शन इधर है, इस दिशा में U है, U का डायरेक्शन उधर है, लेकिन लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर है। जबकि ये वेक्टर इस दोनों का, इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर C प्लस माइनस U, वेक्टर C प्लस माइनस U। देखो एक बात, इसको रिजल्टेंट बनाना है, किसका किसका, C का और माइनस U का इस रिजल्टेंट होना है इसको। ये टर्म उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होना है। तो U का डायरेक्शन इधर है, तो इसको उलट दोगे आप, इसको ऐसे कर दोगे तो ये माइनस U का डायरेक्शन हुआ, U का डायरेक्शन उधर, तो इसको उलट दोगे तो माइनस U। तो निश्चित रूप से C का डायरेक्शन ये होना चाहिए। चलिए यहाँ पर वेक्टर का प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो देखो ये लाइट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। डायरेक्शन तो पता है, डायरेक्शन तो पता है कि अर्थ वाले के नजर में लाइट इधर जा रहा है,
यानी लाइट का वेलोसिटी अर्थ वाले के रिस्पेक्ट में इस दिशा में है। ये हो गया लाइट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में इस दिशा में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है। डायरेक्शन तो पता है लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड पता नहीं है। वहां से देख रहे हैं हम लोग, यहां से पता चलता है कि ये क्वांटिटी इस दोनों वेक्टर का सम के रिजल्टेंट है। C एंड माइनस यू का रिजल्टेंट है ये वेक्टर। तो माइनस यू को तो जानते हैं हम लोग, वो इधर है, उधर यू है तो इधर माइनस यू है। और ये जब इसका डायरेक्शन पता है और इसका डायरेक्शन पता है, इसका और इसका, तो C का डायरेक्शन गौर किया क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको रिजल्टेंट होना है C का और माइनस यू का। अब माइनस यू इधर है तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ C को ऐसे होना चाहिए। तब ना देखो ना, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके देखो, इतना प्लस इतना बराबर ये रिजल्टेंट, नहीं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर इक्वल टू दिस वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। यस सर। नहीं 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 नहीं, माइनस में ना होगा। वेक्टर सी माइनस वेक्टर, थोड़ा गलती रिजल्ट आ रहा है, रुक जा रुक जा। सर यू सेम टू साइन। रुको रुको रुको, माइनस यू को यहां पर लिखो, माइनस यू को यहां पर बढ़ा लो आप। यू का डायरेक्शन उधर था तो माइनस यू का डायरेक्शन इधर, और ये है लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो सी का डायरेक्शन ये होना चाहिए। ये अब ट्रायंगल लॉ फिट कर रहा है, इतना प्लस इतना बराबर इतना ना, अब फिट कर रहा है ना ट्रायंगल लॉ। यस सर। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, दो वेक्टर जिसको जोड़ना है उसको एक ऑर्डर में लिया जाता है और रिजल्टेंट वाला उल्टा ऑर्डर में होता है। तो देखो ये हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। ये समझा ट्रायंगल ये कैसे फॉर्म हुआ, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइट इधर जा रहा है, वो सब कोई देख रहे हैं कि लाइट का डायरेक्शन G2M1 है। अर्थ, स्पीकर ऑफ कर लो। ये डायरेक्शन है लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता है, डायरेक्शन तो पता है। और यहां पर देख रहे हैं कि लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में यहां पर देख रहे हैं कि लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है वो C प्लस माइनस यू, यानी C और माइनस यू का रिजल्टेंट है वो। तो माइनस यू भी जान रहे हैं हम लोग, U का डायरेक्शन जब वो है तो माइनस यू का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। अब माइनस यू और C का इसको रिजल्टेंट बनाना है तो निश्चित रूप से C को ऐसे ही लेना पड़ेगा। तब ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे, इतना प्लस इतना बराबर इतना। अब मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, लाइट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √C² माइनस U²। नहीं, अरे ये मान लो P है, ये B है और ये H है, तो ये लेंथ जान रहे हो C, ये लेंथ जान रहे हो U, तो ये लेंथ कितना, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर का रूट, ठीक है, होगा ना। P² बराबर H² माइनस B²। और इसका मैग्नीट्यूड करना है ना, ये लेंथ लेना है ना आपको खाली,
तो ये लेंथ u के बराबर हुआ, ये लेंथ c के बराबर हुआ, ये लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। आप रफली ये देखो ना, ये आपका VLE है, ये लंबाई u है और ये लंबाई c है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा इस √c² माइनस u²। तो G से MU-M2 तक जाने में लाइट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में इतना आया। मिटा दें सब फिगर, सब कुछ। नो सर। इसको घर पर एनालाइज करना है इस फिगर को। Then time taken by light on going from G to M2 time taken by light on going from G to M2, डिस्टेंस तो L पता है ही और स्पीड आया कितना, √c² माइनस u² आया। अब चलो M2 से G पर आने में कितना टाइम लगेगा, M2 से G पर आने में कितना टाइम लगता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ on going from M2 to G, जब M2 से G की तरफ जा रहा है लाइट, M2 से G की तरफ, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा उस लाइट का। ये तो डायरेक्शन हुआ लाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये तो डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फिर यही रिलेशन यूज करना है आपको, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू c माइनस u, c माइनस u मतलब c प्लस माइनस u, यही यूज करना है। तो अभी तो माइनस u का डायरेक्शन ये है, माइनस u का डायरेक्शन ये है, और इसको रिजल्टेंट होना है इसका और c का, तो c को निश्चित रूप से ऐसे लोगे, ऐसे कंसीडर करोगे c को, तब ये वेक्टर इस दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा। इस वेक्टर को इस दोनों का रिजल्टेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। माइनस u का डायरेक्शन हम जानिए रहे हैं, इसका डायरेक्शन पता ही है, तो c मजबूरी है कि आपको ऐसे ही कंसीडर करना होगा, यानी इधर के रिस्पेक्ट में लाइट इधर अभी जा रहा है। ठीक है, इसको क्लियर हुआ ये बात। देखो ना ट्रायंगल लॉ से इतना प्लस इतना बराबर इतना आ जा रहा है, रिजल्टेंट बन जा रहा है ना, नहीं। जी सर। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे, VLE का इसका मैग्नीट्यूड, तो अभी भी इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर बराबर इतना है, तो अभी भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। लाइट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का मैग्नीट्यूड करोगे तो अभी भी c² माइनस u² ही आएगा। खाली डायरेक्शन सब अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका अभी भी, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये p है, तो p बराबर p² बराबर h² माइनस b² होता है। ये लेंथ c हुआ, ये लेंथ u हुआ, और ये लेंथ VLE है। तो फिर आपको देखो ये इस एरो की लंबाई में UA लेना, ये तो माइनस u वेक्टर फॉर्म में है ना,
माइनस यू तो वेक्टर फॉर्म है, इसके लेंथ की बात करेंगे तो यू ही न लेंगे। लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करोगे तो यू आएगा। तो इसमें भी टाइम लगेगा इतना ही, जितना G से M2 तक जाने में लगा था, उतने ही M2 से G तक आने में भी लगेगा। Hence time taken on going from M2 to G, ये हो जाएगा L/√C² माइनस, दोनों टाइम सेम आया, ये जाने वाला और ये आने वाला, इसलिए टोटल टाइम टेकन बाय लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय लाइट on going from G to M2 and back to G, इसको T2 से डिनोट करो और ये हो जाएगा 2L/√C² माइनस U²। थोड़ा इस रिजल्ट को और सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इधर मिटाते हैं। इस रिजल्ट को थोड़ा और ऐसे सॉल्व करना। T2 बराबर 2L, इसको रूट में है ना, इसको क्या करना, इसको पहले तो इसमें से C² रूट से बाहर कर लेना। तो C² को रूट से बाहर करोगे तो ये √1 माइनस U²/C² होगा। अब इस रूट को क्या करना, ये 2L/C को रहने दो और इस रूट वाले को क्या करो, ऐसे कर दो, 1 माइनस U²/C² का पावर -½ कर दो, ये कर दो। और यहां पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दोगे। बाइनोमियल थ्योरम ये होता है ना, 1 + x⁴n इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n-1/2 x² एंड सो ऑन। इस मॉडल में है ये 1 माइनस U²/C² का पावर -½ तो 1 + nx, n की जगह -½ और x की जगह -U²/C²। अब अगला जो टर्म है ना, ये x² वाला टर्म, आगे x³ वाला टर्म आएगा, वो सबको 0 मान लोगे। क्यों 0 मानोगे, क्योंकि आगे x² आएगा तो U²/C² का होल स्क्वायर आएगा, यानी U4/C4 हो जाएगा। और U4/C4, देखिए यहां तक हम लोग, हमारा C क्या है, C तो बहुत लार्ज है U से, तो U²/C² बहुत छोटा होगा 1 से बहुत छोटा होगा। लेकिन इसका होल 4 कर दिया जाए, इसका होल 4 कर दिया जाए तो ये और छोटा बन जाएगा, यानी लगभग इसको 0 मान लोगे। नेक्स्ट तो देखो हम इस टर्म तक रहने दिए, nx, n की जगह -½ और x की जगह इतना, लेकिन अगला टर्म में x² आएगा, मतलब इतना का स्क्वायर आएगा, तो U4/C4 हो जाएगा, जो बहुत छोटा हो जाएगा। C बहुत लार्ज है तो C4 और लार्ज हो जाएगा और U4 और छोटा हो जाएगा, तो ये अगला सब टर्म को 0 कर दिया जाता है। तो ये सिंपली आया आपको कैलकुलेट होके वो T2 कैलकुलेट होके आ रहा है यहाँ पर 1 + U² by 2C² आ रहा है।
1 प्लस यू स्क्वायर बाई 2c², ये T2 आया। और T1 उधर कैलकुलेट करके रखे हो आप, T1 कैलकुलेट किया था आपने 2LC बाई c² माइनस u²। इसमें से भी c² को बाहर करके एगो c काट देना, तो ये 2L बाई c, और नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 1 माइनस u² बाई c²। इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। तो ये 2L बाई c इंटू 1 माइनस u² बाई c² का पावर -1। अरे यहां एगो चीज छूट गया ना, इसको तो यहां ना डालना था, ये 2L बाई c बाहर में रहेगा। समझे नहीं समझे बात? अरे ये तो इतना का वैल्यू ना खाली ये आया था, इतना को उठाए थे यहां से ना हम लोग, इसके पीछे 2L बाई c था कि नहीं? सर 2c² कहाँ से आ गया? क्या 2c²? ये 2c² नहीं होगा यहाँ? हो होगा ना? जी सर, मतलब बाइनोमियल थ्योरम को पुटिंग करके हुआ है तो। ये समझ में आया ना, ये 2c² है, यही पूछे थे ना? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, हमारा छूट गया था क्या, हम तो इतना का वैल्यू यहां से लिए थे ना, ये चीज इतना का वैल्यू ये निकला, तो इसको यहां ना डालना था। हाँ सर। तो पीछे 2L बाई 12 बाई c, ये 2L बाई हाँ। c पीछे छोड़ दिए थे यहाँ। समझ में आया सब कोई को? जी सर, आ गया। बोलो कोई। जी सर। जी सर। हाँ, वो 2L बाई c इंटू उतना था, और उतना का वैल्यू निकला ये, तो ये चीज वहां डाला तो ये आएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, T1 वाले को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं हम। T1 वाले को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी फिर बाइनोमियल थ्योरम पर सॉल्व करेंगे। तो 2L बाई c 1 प्लस nx, n की जगह यहाँ -1 और x की जगह माइनस u² बाई c²। इसका भी अगला टर्म सब जीरो कर दोगे। क्यों जीरो कर रहे हैं अगला टर्म, वो क्लियर है? यस सर। फिर सर ये T1 वाला कुछ नहीं है ना? यहां से हाँ T1 इतना निकाल के पीछे रखे थे ना हम लोग, यस इतना T1 पीछे फाइंड करके रखे हुए थे, थोड़ा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या किया, यहां से c² को बाहर किया, कॉमन किया। जब c² बाहर करोगे तो एगो c और एगो ऊपर में c था, कट जाएगा, क्या गो c बचेगा, यहाँ एगो c बचेगा ना। ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई वाला, ये ऐसे आ है, गया सर। ये 2LC है और नीचे से c² बाहर कर रहे हो, तो ये 1 माइनस u² बाई c², और एक c काटा यहाँ पर, यानी ये 2L बाई c और इंटू इतना आया कि नहीं। अब इसको हम लोग ऊपर लेके चले गए, पावर -1 कर दिए, और इसको फिर बाइनोमियली एक्सपेंड किया। ठीक है, यस मिटाते हैं इसको हम। तो
तो T1 आ रहा है फाइनली कितना, 2L/c इंटू 1 प्लस L² सॉरी U²/c², ये आ रहा है T1। उधर निकाला था T2, एंड T2 बराबर था 2L/c इंटू 1 प्लस U²/2c² था। तो वो दोनों सर ओवरलैप 1 प्लस माइनस 1 है नीचे में, ये 1 प्लस माइनस 1। 1 प्लस माइनस, हाँ तो -1 और माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा ये, हाँ सर, इंटू हो जाएगा। माइनस प्लस नहीं होगा, दो हाँ सर, माइनस इंटू का हो जाएगा। प्रोडक्ट है तो प्लस नहीं कर देंगे। प्लस, हाँ सर। तो देखो ये हुआ T2 एंड T1। तो क्या था, वो जो दोनों बीम आया था रिटर्न होके, ये दोनों बीम का यहां तक पहुंचने वाला टाइम निकाला। तो टाइम डिफरेंस क्या होगा उस दोनों ओवरलैपिंग बीम के बीच का टाइम डिफरेंस, इसलिए टाइम डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग बीम ये डेल्टा टी लिखो इसको। अब इसमें कौन टाइम बड़ा दिख रहा है, ये टाइम बड़ा दिख रहा है क्या, ये सर टाइम बड़ा 2c है, स्क्वायर ये कैसे टाइम हुआ बड़ा है। नीचे में सर? हाँ 2c स्क्वायर कैसे हुआ? जब मिटा दिए तब बोल रहे ये तो सर वहाँ बाइनोमियल 1 थ्योरम प्लस से, u स्क्वायर बाई c स्क्वायर था ना, 1 प्लस u स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम से वहां पे 2 पीछे फैक्टोरियल आएगा डिराइवेशन ना। देखो ना, पीछे देखो डिराइवेशन, मिटा दिए वो T2 है। T2 तो बहुत पहले निकाल के रखे हुए हैं ये रिजल्ट, और T1 निकालने के बाद T2 हाँ के सर बारे में। समझ गए, हमको लगा वो T1 है इसलिए कंफ्यूज हुए थे। हो गया, समझ गए। T1 कहाँ है, T2 की जगह T1 लगा था इसलिए ना हम कंफ्यूज हो गए थे, समझ में आ गया। देखो देखो पिछला डिराइवेशन देखेगी अधिक पता चल जाएगा। अब ये पीछे मत हाँ पूछना। सर समझ गए। ये बोल रहे हैं ये दोनों में कौन टाइम ज्यादा दिख रहा है, ये टाइम ज्यादा दिख रहा है, ये टाइम, क्योंकि ये फैक्टर कम है और ये फैक्टर ज्यादा है। नहीं सॉरी, ऊपर वाला बड़ा है सर। c² से डिवाइड में 2c², ये बड़ा हुआ, T1 बड़ा है, डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2 करना। टाइम डिफरेंस को कभी T1 माइनस T2, तो ये आ जाएगा 1 1 कैंसिल ही हो जाएगा, ये 2L/c, और इतना में से इतना घटाओगे तो फिर से U²/2c आएगा, दैट इज ये हो रहा है 2 2 कैंसिल LU²/c², ये आया इस ओवरलैपिंग बीम के बीच का टाइम डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा इस दोनों ओवरलैपिंग बीम के बीच, तो वेव में, वेव का एक कंसेप्ट है कि वेव का वेलोसिटी c है और टाइम इंटरवल t है, तो पाथ डिफरेंस c, अरे पाथ तो एक तरह से डिस्टेंस ही है ना, और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम है। तो यहां पर पाथ डिफरेंस की बात करोगे, पाथ डिफरेंस बराबर c इंटू टाइम डिफरेंस, c इंटू ये डेल्टा s को बोलेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग बीम। पाथ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग बीम, सी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला, इसी में डेल्टा लगा दिया, यानी पाथ डिफरेंस इक्वल टू c इंटू टाइम डिफरेंस।
दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू C इंटू टाइम डिफरेंस आया है एल यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट इज एल यू स्क्वायर बाई सी। एक मिनट, थोड़ा सा वही तो देख रहे थे, ये सी स्क्वायर है ना, यहाँ सी क्यू होगा ना, और यहाँ सी क्यू होगा, ये सी स्क्वायर। हाँ अब सही है, ये छूट रहा था, इसमें से इसको घटाया तो यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना, और इधर से सी तो सी स्क्वायर इंटू सी क्यू। ठीक है, अब ठीक है ये। चलो, ये आया पाथ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग बीम। हो गया। इस पाथ डिफरेंस पर जैसा भी, जितना भी ब्राइट एंड डार्क रिंग बन रहा होगा, हम लोग देखा था वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो सर्कुलर रिंग शेप का था। जब टेलीस्कोप से देखा था हम लोग तो सर्कुलर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता था। ये दो ओवरलैपिंग बीम आ रहा था, यहाँ टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप से देखने पर क्या दिखा था, इस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा था, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग शेप का दिखा था। और इस दोनों ओवरलैपिंग बीम के बीच ये पाथ डिफरेंस आया। इस पाथ डिफरेंस पर कितना ब्राइट एंड डार्क रिंग बना वो काउंट करके रख लेना। अब हम पूरे एपरेटस को जा रहे हैं 90 डिग्री से रोटेट करवा देते, तब फिर यही काम करवाएंगे। फिर से ये टाइम डिफरेंस फाइंड करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। देखते हैं उसके बाद इस इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या चेंजिंग आता है। जब ओवरलैपिंग बीम के बीच ये था पाथ डिफरेंस, तो उस समय जैसा भी जितना भी ब्राइट एंड डार्क रिंग बना होगा वो सबको ऑब्जर्व करके रख लिया जाता है। नाउ apparatus is rotated through 90 degree भी करके रखते हैं। यही नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है किसी किसी का, तो हम रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि नाउ होल apparatus is rotated through 90 degree. Is rotated through 90 degree. तो क्या होगा ना, M1 आ जाएगा यहाँ, M2 का पोजीशन को M1 एक्वायर कर लेगा, M2 आ जाएगा इधर, और ये बीम स्प्लिटर यहाँ पर है वो इधर आ जाएगा। अब लाइट इधर से भेजोगे आप, सोर्स आपका इधर है, इधर से लाइट भेजोगे। मिरर अपना पोजीशन को चेंज कर दिया, जहां पर M1, सॉरी ये M1 है, जहां पर M2 था ऐसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो M2 इधर आ जाएगा और M1 जो यहां था वो यहां आ जाएगा। अब आप सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, फिर से लाइट डालो, ये टूटेगा, इधर जाएगा, फिर रिटर्न बैक होगा। इस सब में क्या टाइम डिफरेंस होगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, बस खाली उसी वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे।
जो T1 था वो T2 बन जाएगा, जो T2 था वो T1 बन जाएगा, ये वाला T1 बन जाएगा T2, ये T2 था इस दिशा वाला उस समय, वो T1 बन जाएगा, T1 के बराबर, यानी वैल्यू वही रहेगा, बस इंटरचेंज कर जाता है। देन इस केस में जो डेल्टा T होगा ना, T1 माइनस T2, वो माइनस LU स्क्वायर बाई CA स्क्वायर होगा, CQ। और इस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा, डैश लगा देना, डेल्टा S डैश, ये भी माइनस LU स्क्वायर बाई CA स्क्वायर हो जाएगा, इस केस का पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस में चेंज कितना हुआ, 90 डिग्री से रोटेट करने पर पाथ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग बीम में चेंज कितना हुआ? तो चेंज इन पाथ डिफरेंस, चेंज इन पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा डेल्टा S था पहले माइनस डेल्टा S डैश, डेल्टा S का वैल्यू था LU स्क्वायर बाय CA स्क्वायर माइनस LU स्क्वायर बाय CA स्क्वायर, यानी 2LU स्क्वायर बाय CA स्क्वायर। इतना अमाउंट से पाथ डिफरेंस में चेंज हुआ ऑन रोटेटिंग द apparatus थ्रू 90 डिग्री। ये चीज को फिर से कैलकुलेट नहीं करना है, सिमिलरली कर देंगे। देन वैल्यू विल इंटरचेंज, खाली ये लिख दो, वैल्यू विल इंटरचेंज। बस उसी में माइनस लगा दो, यहां पर T1 T2 बन जाता है, T1 का वैल्यू जो पहले था वो T2 का वैल्यू उतना हो जाता है, और जो T2 का वैल्यू था पहले वो T1 का वैल्यू उतना हो जाता है। तो अब T1 माइनस T2 करोगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, सब कुछ माइनस में आ जाएगा। तो चेंज इन पाथ डिफरेंस आया इतना। ये सब जो रिजल्ट आया, अब कहीं कोई मैथमेटिक्स नहीं करना है हम लोग को, इस मैथमेटिक्स को अब कंसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये रिजल्ट क्या बताना चाह रहा है? पहले जैसे था उस समय क्या पाथ डिफरेंस आ रहा था, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तब पाथ डिफरेंस में चेंज आया, इतना अमाउंट से चेंज हुआ पाथ डिफरेंस। लेकिन जब टेलीस्कोप से देखा गया 90 डिग्री से रोटेट करने पर, तो फ्रिंज सिस्टम में कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रहा था। यानी पहले उस समय यदि 4 गो ब्राइट बन रहा था और 3 गो डार्क, तो अभी भी 4 गो ब्राइट और 3 गो डार्क के रिंग बनता है। रिंग पैटर्न में कोई चेंजिंग नजर नहीं दिखा, जबकि पाथ डिफरेंस में चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अब आएगा इसका यूज, इसका कंसेप्चुअल यूज इस मैथमेटिक्स का, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।